तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है किरचॉफ्स लॉ और किसने। तो चूँकि किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे, जिनका फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ और जो सेकंड लॉ है उसको हम जो है किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि किरचॉफ्स लॉ के फार्मूला को डेरिवेट किया जाएगा और इनके जो है डिफिनीशन के सहित किस तरह ये प्रमाणित होता है उसको भी बताया जाएगा। तो हमारी वीडियो को जो है अंत तक देखें, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हालांकि इस वीडियो का जो है इसमें किरचॉफ्स लॉ का जो है डिफिनीशन दिया गया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है डिफिनीशन आपको अभी समझ नहीं आएगा। तो चलिए एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, जिसमें मैंने एक बैटरी लिया है और इस बैटरी से जो है करंट को फॉलो करेंगे और इसमें एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया, जिसमें मान ले कि यहाँ पे करंट आई जो है यहाँ पे फ्लो हो रही है। यहाँ पे कुछ कंडक्टर लेते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली मूव करते हैं। तो मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया और यहाँ पे देखा गया कि जो चारों तरफ है करंट सेम होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे करंट जो है फॉलो किया। तो यहाँ पे चारों तरफ करंट जो है सेम ही होंगे। लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे करंट आई लिया और ये जो है चारों तरफ वो सेम होगा। तो चलिए एक डिफरेंट डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि कुछ इसका जो है रेजिस्टेंस लेके और कुछ इस प्रकार से इस डायग्राम को डिनोट करते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए ये जो है आई है, तो इसको I1 लेते हैं और ये जंक्शन है, इस जंक्शन के थ्रू मान लीजिए I1 करंट, मान लीजिए जो इस जंक्शन का यही होता है कि यहाँ पे दो और दो से अधिक जो है लाइनें आके यहाँ पे मिलती हैं, सर्किट मिलती हैं। तो मान लीजिए कि I1 करंट जा रहा है इस जंक्शन से, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दो भाग में। यहाँ पे इस जंक्शन पे इस मान लीजिए ये जो है I2 इसका नाम दे देंगे, और ये जो थर्ड वन में जा रहा है इसको I3 नाम दे देते हैं। तो यहाँ का जो I1 है वो लॉजिकली जो प्रमाणित अगर कोई भी सोचेगा तो I1 बराबर हो जाएगा I2 बराबर I2 प्लस I3। कैसे? तो लॉजिक वाली बात है कि मान लीजिए कि अगर एक नल से पानी जाए और दो बराबर भागों में बांटा जाए, तो लास्ट में जो पानी निकलेगा वह दोनों जो है जितना भेजा था मैंने उतना ही निकलेगा। तो इसीलिए I1 बराबर I2 प्लस I3। समझ रहे हैं ना? तो जितना करंट हम भेजेंगे उतना करंट हमें आउटपुट में प्राप्त होना चाहिए। किरचॉफ्स ने यही नियम हमें दिया था। तो अभी भी इस डिफिनेशन को आप समझने में असमर्थ होंगे। तो चलिए इस जंक्शन को हम जूमिंग पार्ट बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि किस प्रकार करंट आता है। तो जंक्शन का जूमिंग पार्ट कुछ इस तरह से है, जहां I1 करंट जो है इस यहाँ एक लाइन, यहाँ पे दूसरा लाइन, और ये जो है मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया I1 ले लिया, और ये लाइन जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरते हुए यहाँ पे मैंने I2 दे दिया, और जो थर्ड वन है उसको हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया और उसको I3 मान लिया, जो करंट यहाँ पे पास हो रही है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे चार्ज जो है वो टाइम के साथ भी ट्रैवल करेगा, तो इसलिए हम इसे कुछ ऐसे चार्ज को यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट रहता है, फ्रीली इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये कंडक्टर है। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम यहाँ पे चार्ज को, यहाँ आपको एक नियम भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो है पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो चूंकि ये सब जितना भी काम होगा वो टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, तो इसलिए यहाँ पे टाइम को हमने टी लिया और यहाँ पे करंट मैंने उसको एंट्री करा, और टी के समकक्ष में होगा तो कुछ चार्ज यहाँ पे भी होगा, क्योंकि जो है तो यहाँ पे मैंने इस चार्ज को Q1 दे दिया, यहाँ पे Q2, और यहाँ थर्ड वन को Q3 मैंने डिनोट किया, क्योंकि चार्ज जो है तीनों में आ रहा है और करंट तीनों को सप्लाई कर रहा है। तो चलिए कुछ यहाँ पे चार्ज यहाँ से जो I1 गया और यहाँ पे I3 गया, तो इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू हम समझते हैं। तो इसके लिए एक साइन कन्वेंशन, एक नियम होता है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि क्या है साइंस। चूँकि Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए इसका एक फार्मूला बनता है कि चूँकि आई का फार्मूला, करंट का फार्मूला एक हो जाता है कि Q बाई टाइम, यानी चार्ज बटा समय। तो इसी को लेके जो है हम एक डेरिवेशन को फार्मूला ड्राइव करेंगे, और हम बाद में देखेंगे कि क्या साइन कन्वेंशनल है और क्या नहीं है। तो इसी सब को लेके हम चलिए एक I1 और I2 और I3 की वैल्यू निकालते हैं। तो I1 इज इक्वल टू Q1 बाई टी हो जाएगा, और I2 इज इक्वल टू Q2 बाई
जो है टी हो जाएगा और I3 इज इक्वल टू Q3/T हो जाएगा। इस फॉर्मूला को लेके हम बाद में ड्राइव करेंगे। और चलिए कुछ इसको हम समझते हैं। तो चूँकि Q1/T बराबर Q2/T और प्लस Q3/T, तो चूँकि इसने जो इसका फॉर्मूला दिया था तो इसलिए I1 बराबर हो जाएगा I2 प्लस I3। तो ये है विथाउट जो है साइन कन्वेंशनल। यहाँ पे एक फॉर्मूला हो जाता है कि साइन कन्वेंशनल। तो अभी भी इस इसका डिफिनीसन है, आपको कुछ प्रॉब्लम होगा समझने में, लेकिन बाद में जब इसको हम अलजेब्रिक सम वाला जो हम एक साइन कन्वेंशन के थ्रू एक जो है हम डेरिवेट करके एक इक्वेशन जब निकालेंगे तो आप साइन कन्वेंशन और विथ साइन कन्वेंशन के थ्रू आप समझेंगे कि क्या कुछ इस जो है डिफिनीसन में कह रहा है, तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो चूँकि कहा गया है विथ साइन कन्वेंशन के थ्रू, चलिए कुछ जो हम करंट पास करवा के समझते हैं कि क्या करंट है। तो मान लीजिए I1 में यहाँ पे एक हम कुछ वोल्ट देते थे, मान लीजिए 5 एम्पियर करंट दिया, मान लीजिए यहाँ पे 3 एम्पियर गया, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे 2 एम्पियर ही जाएगा, क्योंकि ये लॉजिकली हमने सोचा है ना कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो इसी के इक्वेशन के थ्रू लॉजिकली हम 2 यानी जितना 5 एम्पियर करंट हमने दिया तो 3 एम्पियर इसमें गया, 2 एम्पियर तो निकलेगा ही निकलेगा, तब ना मिलके 5 एम्पियर क्या होगा जो है। अगर मान लीजिए कि बात कर रहे हैं इसका, समझिए आप लॉजिक को समझ रहे हैं ना, ये जो है लॉजिकली, कुछ फिजिक्स को आप लॉजिकली भी समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे 5 एम्पियर दिया और पॉजिटिव चार्ज लेके यहाँ पे आगे। तो आपको एक बात याद रखना है कि जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव लेके आता है तो आपको याद रखें कि जब करंट यहाँ पे इंटर करेगा तो उसको पॉजिटिव लेते हैं और जब बाहर निकलेगा तो उसको नेगेटिव से हम डिनोट करेंगे। तो ये जो साइन कन्वेंशन का एक नियम होता है, तो हम समझेंगे बाद में कि साइन कन्वेंशन क्या है और उसके डेरिवेशन से एक इक्वेशन भी निकालेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे करंट जब इंटर करेगा तो जो है इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो, मान लीजिए कि आपको मानना है कि अगर इंटर कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, मान रहे हैं तो जो निकलेगा वो नेगेटिव होगा, यानी अपोजिट साइन माना जाता है। तो चूँकि निचला भी निकल रहा है ना, बाहर निकल रहा है, तो उसको भी हम निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, नेगेटिव 3 एम्पियर, और ये भी क्या होगा नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव 2 एम्पियर हो गया। तो एरिया को आप देख रहे हैं नेगेटिव हो गया। तो चूँकि ये सब का सम जो होता है वह 0 के बराबर होता है और डिफिनीसन में दिया गया है पहले से, और किरचॉफ ने भी हमें बताया था। तो 5 एम्पियर -3 एम्पियर -2 एम्पियर इज इक्वल टू 0, और ये जो है स्टेटमेंट को भी सेटिस्फाइड करता है। चूँकि जो है ये ऑलवेज 0 ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करता है। चलिए कुछ साइन कन्वेंशन को लेके और इसको जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, ये साइन कन्वेंशन के साथ है, यानी विथ साइन कन्वेंशन। ये जो है विथाउट साइन कन्वेंशन के थ्रू होगा, विथाउट साइन कन्वेंशनल के थ्रू होगा, और ये जो है वह साइन कन्वेंशन के थ्रू होगा। तो हमें मालूम पड़ गया कि साइन कन्वेंशनल के थ्रू I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा। तो साइन कन्वेंशन में होता क्या है कि एक्चुअली इसको साइन को लेके चलते हैं साथ में। इसी को लेके चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें। जी मैंने 4 यहाँ पे सर्किट डायग्राम जो है ड्रॉ किया, और इसको I1, इसको I2 और इसको I3 और इसको I4 मान लेते हैं। मान लीजिए करंट जो है I1 में जो है I1 इज इक्वल टू, अगर 5 एम्पियर दें, जो है टुवार्ड जो है जंक्शन की तरफ आ रहा है। I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर दें और जो ये भी टुवार्ड्स जंक्शन की तरफ है। I3 भी क्या है, ये अगर मान लीजिए इसको 1 एम्पियर दे दे, और ये क्या है जो अवे फ्रॉम जंक्शन है, ध्यान दीजिए इसको। तो I4 क्या होगा हमारा, और इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा। चूँकि ये वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करें तो चूँकि करंट वेक्टर नहीं होता है तो ये वेक्टर नहीं है। हम इसको समझने के लिए, लॉजिकली बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है आपको बताना है कि इसका जो वैल्यू कितना होगा I4 का, और डायरेक्शन इसका अवे फ्रॉम होगा या टुवार्ड्स होगा। आपको ये बताना है कि इसका डायरेक्शन क्या है और इसके मैग्नीट्यूड को बताना है। तो चूँकि 5 एम्पियर, मान लीजिए कि I1 जो है वो प्लस 5 क्योंकि वो आ रहा है, और I3 जो है मान लीजिए 5 एम्पियर है वो आ रहा है यानी टुवार्ड्स,
और जो I2 भी है वह क्या है, वो भी आ रहा है तो प्लस में होगा। I3 क्या है, जा रहा है यानी अपने जो है अवे फ्रॉम जंक्शन हो रहा है, तो इसलिए माइनस यहाँ पे साइन लगेगा। चूँकि देखिए जो आ रहा है जो अगर निगेटिव मानते हैं तो जो जा रहा है उसको अपोजिट मानना पड़ेगा पॉजिटिव को। तो I4 को निकालने के लिए क्या तरीका है, चलिए हम इसको समझते हैं कि अवे है या टुवार्ड्स है। इसको चलिए हम कुछ जो है अपना लॉजिक लगा के समझेंगे कि क्या कुछ है। मान लीजिए जो है विथ साइन कन्वेंशनल के थ्रू हमें फॉर्मूला दिया गया था I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0 हमें मिला था। तो चलिए उसी का वैल्यू पुट करेंगे कि I1 इज इक्वल टू 5 जो है प्लस 5 एम्पियर प्लस I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर प्लस जो है I3 इज इक्वल टू -1 एम्पियर प्लस I4, क्योंकि I4 का वैल्यू नहीं दिया इज इक्वल टू 0। तो 5 एम्पियर 3 एम्पियर और -1 एम्पियर इज इक्वल टू 7 एम्पियर प्लस I4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसलिए ऑब्वियसली I4 इज इक्वल टू 7 एम्पियर होगा। तो इसलिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो को जब आप लाइक करेंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए एक अच्छे से अच्छे वीडियो तैयार करें।